हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में माइक्रोमॉलिक्यूल्स को समझेंगे। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आता है? अमाइनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल कॉम्पोजिशन पता करने के लिए हम दो एनालिसिस करते हैं, जिसमें एक होती है केमिकल एनालिसिस और दूसरी ऐश। केमिकल एनालिसिस में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता चलता है और ऐश एनालिसिस में हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता चलता है। तो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इन्हें भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हमें दो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलते हैं जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन पता करते हैं। एक होता है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, जो कि हमें नीचे फिल्ट्रेट में मिलता है, और दूसरा ऊपर की तरफ जो रिटेंटेट मिलता है उसको हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं, और इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें माइक्रोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में 18 to 800 डाल्टन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये साइज़ में काफ़ी छोटे हैं और ये सारे पॉलीमर्स जितने भी हमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स में मिलते हैं उनके मोनोमर हैं। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल में? अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड और उसके बाद लिपिड, जो कि हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा था, लेकिन ये भी एक माइक्रोमॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसका साइज़ 18 to 800 डाल्टन के बीच होता है। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अमाइनो एसिड के बारे में। तो अमाइनो एसिड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अमाइनो मतलब इसमें एक NH2 ग्रुप होगा, और दूसरा अगर एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये दो ग्रुप फिक्स होते हैं हर अमाइनो एसिड में। अब हमने पीछे बात की कि अमाइनो एसिड एक बायोमॉलिक्यूल है। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन भी प्रेजेंट होगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का क्या मतलब है? मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं एक सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, जिसमें कि कार्बन जुड़ा होता है 4 हाइड्रोजन के साथ। अब अगर इन चारों हाइड्रोजन को हटाकर एक पर हम अमीन ग्रुप लगा दें, दूसरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और तीसरे पर हम हाइड्रोजन ही छोड़ देते हैं, और फोर्थ होता है वेरिएबल ग्रुप। अब ये वेरिएबल ग्रुप क्या है? यहाँ पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर इस वेरिएबल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन ही छोड़ दें तो ये बन जाता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, जिसे कि हम ग्लाइसिन कहते हैं। इसकी जगह अगर हम CH3 लगा दें, यानी कि H ये वाला हटाकर CH3 लगा दें, तो ये बन जाता है एलेनिन। अगर हम यहाँ पर CH2OH लगा दें तो ये बन जाता है अमाइनो एसिड सीरीन। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और ये बनते हैं इसी वेरिएबल ग्रुप में चेंजेस से। तो अगर H प्रेजेंट है तो ग्लाइसिन होगा, CH3 है तो एलेनिन होगा, CH2OH है सीरीन होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ है, अगर एरोमेटिक है तो वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो जाता है, अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हो जाता है। इसके अलावा बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। इसी तरह से वेरिएबल ग्रुप में चेंजेस से ये 20 अमाइनो एसिड बनते हैं। अब क्योंकि कार्बन जो प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड पर, उसी पर ये फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, इसीलिए इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या हो गए? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, जिसमें कि मीथेन में से अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें, और R पर कोई वेरिएबल ग्रुप लगा दें, और फोर्थ पोजीशन पर हम सिर्फ हाइड्रोजन ही छोड़ दें, तो ये बन जाते हैं अमाइनो एसिड। क्योंकि इस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, इसीलिए इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। R ग्रुप वेरिएबल ग्रुप होता है, और यही R ग्रुप इस अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को सेट करता है। तो जो भी यहाँ पर R ग्रुप पर प्रेजेंट होगा, उसी की वजह से अमाइनो ग्रुप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बनेगी। तो R ग्रुप की वजह से 20 अमाइनो एसिड होते हैं। अब अगर बुक में देखें तो इन्हीं 3 अमाइनो एसिड की बात की गई है, जो कि हमने पहले देखे, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। ग्लाइसिन पर H प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH3 एलेनिन में और CH2OH सीरीन में। अब 20 अमाइनो एसिड होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कि प्रोटीन बनाते हैं हमारे अंदर। अब अगर इन 20 अमाइनो एसिड को हम देखें
तो एसिडिक होते हैं जिसमें कि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। अगर हम बेसिक की बात करें तो लाइसिन, आर्जिनिन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करें तो वैलिन आता है। अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो टायरोसिन आता है, फिनाइल एलेनिन आता है और ट्रिप्टोफैन आता है। वहीं कुछ अमाइनो एसिड में सल्फर भी प्रेजेंट होता है जिसमें कि मीथियोनिन और सिस्टीन आते हैं। तो ये हो गए अमाइनो एसिड जिसमें आर ग्रुप के चेंजेस की वजह से तरह तरह के यानी कि 20 अमाइनो एसिड बनते हैं। तो यहाँ हमने समझा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर और कितने तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट पीएच पर अमाइनो एसिड कैसे बिहेव करते हैं। तो हमने पीछे देखा स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड के कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है प्रेजेंट अमाइनो एसिड में और दूसरा अमाइनो ग्रुप होता है। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नाम से भी पता चल रहा है, और अमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो अमाइनो एसिड में दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक भी और बेसिक भी। इसके अलावा आर यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप हो सकता है, इसमें कुछ भी होता है, हम पीछे देख चुके हैं, और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर इन दोनों ग्रुप की वजह से यानी कि बेसिक और एसिडिक ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड इन दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो दोनों की प्रॉपर्टी यानी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब इसी एसिडिक और बेसिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से अमाइनो एसिड डिफरेंट पीएच पर डिफरेंटली बिहेव करते हैं और एक पीएच पर ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि एक अमाइनो एसिड मैंने लिखा है जिसमें कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर आर है यानी कि वेरिएबल ग्रुप। तो हम समझ लेते हैं कि एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा। तो अब अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करें जिसमें ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन की पीएच है न्यूट्रल। तो इस पीएच पर क्या होता है अमाइनो एसिड में, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका जो हाइड्रोजन आयन होता है वो निकल जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड एक एसिड है तो इसकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन को लूज़ करने की। वहीं दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप जो होता है वो एक बेस है और उसकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन आयन को गेन करने की। तो यहाँ न्यूट्रल पीएच में कार्बोक्सिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन आयन छोड़ देता है यानी कि इससे एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, वहीं अमाइनो ग्रुप में एक हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है। तो कहीं कहीं किसी बुक में ये भी मेंशन है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन आयन को निकालता है वही हाइड्रोजन आयन को अमाइनो ग्रुप गेन कर लेता है, मतलब हाइड्रोजन आयन का इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस न्यूट्रल पीएच में इस अमाइनो एसिड के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन गेन करने की वजह से। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकला, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आकर जुड़ गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ओवरऑल चार्ज की बात करें तो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। वहीं अगर हम इन्हें सेपरेटली देखें तो इन पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल चार्ज की। तो जब ओवरऑल चार्ज ज़ीरो हो जाता है इस अमाइनो एसिड का एक न्यूट्रल पीएच पर, तो इस फॉर्म को हम अमाइनो एसिड की कहते हैं ज्विटर आयन। मतलब एक ऐसी पीएच पर जिस पर अमाइनो एसिड के ऊपर एक ओवरऑल न्यूट्रलिटी की कंडीशन होती है, ओवरऑल चार्ज ज़ीरो होता है, उसको हम उसकी ज्विटर आयन फॉर्म कहते हैं। अब अगर हम इस सॉल्यूशन में एसिडिक पीएच कर दें, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड कर दें, तब क्या होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जब ऐड हो जाएंगे तो अब हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये जो एसिड है ये हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेगा। तो अब अगर एसिडिक पीएच पर जिसमें पीएच बहुत कम है वहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्योंकि अवेलेबल है, तो COO नेगेटिव जो होता है वो एक हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेता है और बन जाता है COOH। वहीं अमाइनो ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी NH3 पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा आप इस पर हाइड्रोजन आयन ऐड नहीं कर सकते। तो अब जो ओवरऑल चार्ज होता है अमाइनो एसिड के ऊपर वो हो जाता है पॉजिटिव। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर पीएच इसकी बढ़ा दी जाए यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दिए जाए,
तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में हाइड्रोक्साइड आयन के ऐड होने की वजह से, क्योंकि COO पहले से ही नेगेटिव है, इसके पास कोई हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो अब इस कंडीशन में ये जो बेस है ये अपना हाइड्रोजन आयन निकालता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन के ऐड होने की वजह से, यानी कि pH के बढ़ने की वजह से NH2 हो जाता है और COO नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज है अब अमाइनो एसिड के ऊपर वो नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले एसिड होने की वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन आयन लूज करता है, वहीं अमाइनो ग्रुप क्योंकि बेस है तो वो लास्ट में अपना हाइड्रोजन आयन को छोड़ता है। तो इसीलिए अगर pH न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में जो अमाइनो एसिड होता है वो अपने ज्विटर आयन फॉर्म में होता है और उस पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। वहीं अगर हम pH को बढ़ा दें यानी बेसिक कर दें तो उस कंडीशन में अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर हम pH को घटा दें यानी एसिडिक कर दें तो उस कंडीशन में अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये था ज्विटर आयन, जिस pH पर अमाइनो एसिड के ऊपर न्यूट्रलिटी की कंडीशन होती है या ओवरऑल चार्ज 0 होता है, वो उसका ज्विटर आयन कहलाता है। अब ये pH जो होती है ये हर अमाइनो एसिड की अलग अलग होती है जिस पर वो ज्विटर आयन बनाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हर अमाइनो एसिड की वो pH जिस पर वो ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं वो डिफरेंट होती है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसा हमने देखा था कि हर अमाइनो एसिड के ऊपर एक वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम R ग्रुप कहते हैं, और ये R ग्रुप भी डिसाइड करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो इसी R ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से अमाइनो एसिड डिफरेंट pH पर ज्विटर आयन बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड की, जैसे एस्पार्टिक एसिड की या ग्लूटामिक एसिड की, तो जिस pH पर वो ज्विटर आयन बनाते हैं वो अराउंड 3 होती है। वहीं अगर हम आर्जिनिन को देखें तो जिस pH पर वो ज्विटर आयन फॉर्म करता है वो अराउंड 10 के करीब होती है। तो हर अमाइनो एसिड की वो pH डिफरेंट होती है जिस पर वो ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि सब अमाइनो एसिड के ऊपर ये R ग्रुप डिफरेंट होता है। तो ये थे ज्विटर आयन अमाइनो एसिड में। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिपिड्स की। तो लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स में क्या क्या आता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल्स एंड फॉस्फोलिपिड। अब ये जो लिपिड्स होते हैं ये भी माइक्रोमॉलिक्यूल है, ये मिलते हमें मैक्रोमॉलिक्यूल यानी कि रिटेंटेट में है, लेकिन ये होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल। अब लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे हमें पता भी है कि वाटर में ऑयल डाल दें तो अलग अलग लेयर बन जाती हैं, तो जितने भी लिपिड्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब सबसे पहले अगर लिपिड्स में हम फैटी एसिड की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ R ग्रुप अटैच होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप अभी हमने पीछे अमाइनो एसिड में भी देखा, यहाँ भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यानी COOH के साथ R ग्रुप अटैच होता है। अब इस R ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, तो R ग्रुप में अगर हम देखें तो एक मिथाइल हो सकता है, एक इथाइल हो सकता है, इसके अलावा हमें CH2 की एक लंबी चेन दिखाई देती है। तो मिथाइल इथाइल के साथ हमें CH2 की लंबी चेन फैटी एसिड्स में दिखाई देती है। अब ये चेन कितनी लंबी हो सकती है CH2 की, ये 1 to 19 कार्बन बुक में मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर 1 to 19 कार्बन के अलावा भी ये चेन काफ़ी लंबी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं फैटी एसिड में। अब फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो आप कैसे पहचानोगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं फैटी एसिड के, उसमें एक है पामिटिक एसिड जिसमें कि 16 कार्बन होते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है एरिकिडोनिक एसिड का जिसमें 20 कार्बन होते हैं। अब पामिटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें हमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देता, जबकि एरिकिडोनिक एसिड में हमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब पामिटिक एसिड की अगर 16 कार्बन की हम बात करें तो इसमें एक कार्बन तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप का ही होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन हमेशा जो भी हम फैटी एसिड की बात करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा। उसके अलावा जो बचे हुए कार्बन, जैसे अगर पामिटिक एसिड में देखें तो 15 कार्बन रहते हैं, तो ये चेन प्रेजेंट होती है CH3CH2 की। अब अगर एरिकिडोनिक एसिड की बात करें तो वहाँ पर भी जो 20 कार्बन में से एक कार्बन होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा, COH का, बाकी 19 की हमें CH3CH2 की चेन दिखाई देती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर पामेटिक एसिड को देखें तो यहाँ पर CH3 है और CH2 के 14 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं और COH में अगेन एक कार्बन। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 14 और यहाँ पर अगेन एक 1 हमें कार्बन दिखाई दे रहा है। तो टोटल अगर बात करें तो पामेटिक एसिड में 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। वहीं एराकिडोनिक एसिड में जैसा हम कह रहे थे कि अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमें CH3 में यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर हमें 4 कार्बन दिख रहे हैं। अगर इस पूरे की बात करें तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 4 है और अंदर 3 कार्बन हमें दिख रहा है। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाते हैं 12 कार्बन और यहाँ पर अगेन 2 कार्बन और कार्बोक्सिल ग्रुप का 1 कार्बन। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो एराकिडोनिक बन के आता है 20 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड। तो ये हमने बात की फैटी एसिड की, जिसमें हमने देखा पामेटिक एसिड जो कि 16 कार्बन लॉन्ग होता है और एराकिडोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन लॉन्ग होता है। पामेटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जबकि एराकिडोनिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। लिपिड में अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो आता है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या होता है? तो केमिकल स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का जो होता है वो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी कि प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन है। तो यहाँ पर आप देखो मीथ, ईथ और प्रोप। इसके अलावा एन है, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरफ आप देखो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये होता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। अब ग्लिसरॉल जो ये फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो अभी हमने बात की लिपिड में फैटी एसिड की। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो ग्लिसरॉल की फैटी एसिड के साथ रिएक्शन के बाद हमें मिलते हैं ग्लिसराइड। तो यहाँ हमने देखा था कि फैटी एसिड में क्या होता है, एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ग्लिसरॉल का, इसका एक हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप के OH के साथ और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसके बाद ये फैटी एसिड की चेन जो होती है वो ग्लिसरॉल से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इस वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम ग्लिसराइड कहते हैं। अब अगर एक पोजीशन पर ये जुड़ता है फैटी एसिड की चेन तो ये होता है मोनोग्लिसराइड। अगर 2 पोजीशन पर जुड़ता है तो ये बन जाता है डाइग्लिसराइड। अगर तीनों पोजीशन पर एक एक फैटी एसिड की चेन जुड़ जाती है तो ये रिएक्शन के बाद हमें मिलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की रिएक्शन से हमें ग्लिसराइड मिलते हैं और ये रिएक्शन कहलाती है एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल। तो एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल में क्या होता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिएक्ट करके ग्लिसराइड बनाते हैं। तो अभी हम पीछे भी देख रहे थे कि ग्लिसरॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के OH के साथ रिएक्ट करता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ पर ये जो बचा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप का OC है ये जुड़ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के O से। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनता है इसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। अब अगर एक पोजीशन पे लगता है, जैसे हमने पीछे भी देखा, तो इसको हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड और अगर 2 पोजीशन पर जुड़ जाता है इसी तरह तो इसको हम कहते हैं डाइग्लिसराइड। अगर तीनों पोजीशन पर फैटी एसिड की चेन जुड़ जाती है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो फैटी एसिड की चेन है ये हर पोजीशन पर सेम भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर मैंने R1, R2 और R3 दिखाए हैं, मतलब डिफरेंट फैटी एसिड की चेन है। तो ये जो फैटी एसिड की चेन है सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल के हमें मिलते हैं ग्लिसराइड। ये होते हैं अगर एक पोजीशन पर तो मोनो, अगर 2 पर तो डाइग्लिसराइड और अगर तीनों पर तो ट्राइग्लिसराइड। और इस रिएक्शन में एस्टर बॉन्ड बनता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल। तो ये हो गया ग्लिसरॉल। अब नेक्स्ट अगर हम बुक में देखें तो बात की गई है पामेटिक एसिड और ग्लिसरॉल की, जो हमने देख ली है। ट्राइग्लिसराइड अभी हमने बात की R1, R2, R3, इसमें भी डिफरेंट ग्रुप दिखाए गए हैं।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, फैटी एसिड की 3 चेन यहाँ पर R1, R2 और R3 जुड़ी हुई हैं ग्लिसरॉल से। अब नेक्स्ट बात आती है फॉस्फोलिपिड की। तो बुक में अगर हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो लेसिथीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हमें वैसे ही फैटी एसिड की चेन दिख रही है, लेकिन थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, इसीलिए हम इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड हमने कहाँ देखे थे, जब हमने बात की थी मेम्ब्रेन्स की। तो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और यहाँ पर इसमें लेसिथीन के स्ट्रक्चर में ये मिथाइल के साथ यहाँ पर एक नाइट्रोजन भी अटैच है और इसके साथ 3 CH3 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये है लेसिथीन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात आती है लिपिड में कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और 4 हाइड्रोकार्बन हमें चेन दिखाई देती हैं, जिन्हें हम स्टिरॉल रिंग भी कहते हैं, और उसके बाद एक टेल प्रेजेंट होती है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का। अब नेक्स्ट बात आती है लिपिड में फैट्स एंड ऑयल्स की। तो फैट्स एंड ऑयल्स में खास बात होती है, ऑयल्स की अगर हम बात करें, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या बुक में जिंजली ऑयल दिया है। तो जिंजली ऑयल क्या होता है, तिल का तेल होता है जिंजली ऑयल। तो जिंजली ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल को अगर हम देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है कि ये हमें सर्दियों में भी, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर, जैसे सर्दियों में टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे भी चला जाता है। इवन अगर हम बात करें 0 से नीचे भी चले जाए तो 0 से नीचे भी ये ऑयल हमें उसी कंडीशन में दिखाई देते हैं, मतलब जमते नहीं हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो आपको सर्दियों में भी ये लिक्विड स्टेट में ही दिखाई देते हैं। तो ये हो गई लिपिड, जिसमें हमने सबसे पहले फैटी एसिड देखा था, उसके बाद हमने ग्लिसरॉल देखा, उसके बाद उसकी एस्टेरिफिकेशन से ग्लिसराइड बने उसकी बात की, फिर यहाँ पर हमने फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फैट्स एंड ऑयल्स को समझा। तो ये हो गया लिपिड। तो लिपिड्स के बाद अब नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर्स भी होती हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, या फिर हम कॉम्प्लेक्स शुगर की बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स भी आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मोनोसेकेराइड को लें तो ये हमें माइक्रोमोलिक्यूल वाले फ्रैक्शन में मिलते हैं। तो सबसे सिंपल जो मोनोसेकेराइड है वो होता है ग्लूकोज। तो बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक ग्लूकोज का और दूसरा राइबोज का। दोनों ही सिंपल शुगर है, यानी कि ये मोनोसेकेराइड है। अब जितनी भी शुगर्स होती हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है, जो है CH2O और ब्रैकेट के बाहर N है। तो यहाँ पर जो N का नंबर होता है वो या तो 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो वो होता है C6H12O6। वहीं अगर हम राइबोज के फार्मूले की बात करें तो वो है C5H10O5। तो यहाँ पर ग्लूकोज और राइबोज जो होते हैं वो एल्डोहेक्सोज है और एल्डोपेंटोज है। अब इसका क्या मतलब है, जितने भी शुगर्स हैं उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है प्रेजेंट या फिर कीटोन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एल्डोहेक्सोज और एल्डोपेंटोज का मतलब है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है, यानी कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और उसका जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है एल्डिहाइड। वहीं राइबोज एक एल्डोपेंटोज है और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। अब यहाँ पर हेक्सोज से मतलब है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, वहीं पेंटोज का मतलब है कि इसमें 5 कार्बन है। और जितने भी शुगर्स होते हैं उनके आगे ओज लगा होता है, जैसे आप देखो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जाइलोज, अरेबिनोज, ये सभी ओज जब लग जाता है तो शुगर बन जाते हैं। तो एल्डोहेक्सोज यानी कि ग्लूकोज, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और ये 6 कार्बन शुगर है। वहीं एल्डोपेंटोज का मतलब है इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, और ओज क्योंकि ये एक शुगर है। वहीं अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है वो होता है फ्रक्टोज और इसको हम कीटोहेक्सोज कहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ज़्यादातर 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक इनकी होती है ओपन चैन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ग्लूकोज का ओपन चैन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ओपन चैन को हम एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। वहीं जो ये दूसरे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उसको हम रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक फॉर्म कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये है साइक्लिक फॉर्म इन शुगर्स की। तो अगर ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म देखें तो ये होती है पायरान रिंग, वहीं अगर राइबोज की साइक्लिक फॉर्म को हम देखें तो ये बनाती है फ्यूरान रिंग।
तो ये थे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने ग्लूकोज की बात की, राइबोज की बात की, इसका जर्नल फॉर्मूला देखा और कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट में वो देखा, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की, एक प्यूरिन और दूसरी पायरिमिडीन। तो अगर हम प्यूरिन रिंग में बात करें तो ये 9 मेंबर्ड रिंग होती है, इसमें आपको 2 रिंग दिखाई दे रही होंगी। वहीं पायरिमिडीन जो होती है सिंगल होती है और ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अब अगर प्यूरिन में देखें तो इसमें अगर हम 5th पोजीशन को छोड़ दें, मतलब 9 मेंबर्ड ये रिंग होती है, इसमें अगर हम 5th पोजीशन छोड़ दें तो हर ऑड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो किस किस पोजीशन पर हो गया? 1, 3, 5 को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद 7 और 9। तो यहाँ पर आप देखो ये है प्यूरिन की एक रिंग जिसमें कि 1st, 3rd, 5th को छोड़कर 7th और 9th सब पर हमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये होता है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से बेसिस आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। इधर दूसरी तरफ पायरिमिडीन एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है जैसा आप यहाँ देख सकते हो, और इसमें 1st और 3rd पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये 1st पोजीशन है और ये 3rd पोजीशन है, इस पर हमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो हीट्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि 2 तरह की होती हैं, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन। प्यूरिन 9 मेंबर्ड रिंग होती है जबकि पायरिमिडीन 6 मेंबर्ड रिंग है। प्यूरिन में हमें 2 रिंग दिखाई देती हैं जबकि पायरिमिडीन में सिर्फ 1 रिंग होती है। प्यूरिन में 1st, 3rd, 7th, 9th पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जबकि पायरिमिडीन में सिर्फ 1st और 3rd पर, क्योंकि ये है ही 6 मेंबर्ड रिंग। अब नेक्स्ट अगर हम बुक में देखेंगे तो एडेनिन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये प्यूरिन है और यहाँ पर 1st, 3rd, 5th को छोड़कर 7th और 9th पर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। वहीं अगर हम पायरिमिडीन में देखें तो 1st और 3rd पर हमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। अब ये हो गया हीट्रोसाइक्लिक रिंग जो कि नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट होती है। इसी प्यूरिन और अगर पायरिमिडीन में हम एक शुगर जोड़ दें तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो प्यूरिन है एडेनिन जैसा आपको यहाँ जोड़ा दिखाई दे रहा है, ये है शुगर की रिंग। इसके साथ जब ये जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होता है न्यूक्लियोसाइड। वही नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर में इस तरफ ये एडिनाइलिक एसिड जो दिया है बुक में, यहाँ पर एक शुगर के साथ एडेनिन जुड़ी हुई है और इससे दूसरी तरफ हमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये 5 कार्बन शुगर होती है जिसमें कि एक तरफ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है और दूसरी तरफ फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ा होता है शुगर के साथ वो 1st पोजीशन वाले कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें अगर रिंग में आप देखो तो यहाँ पर 1st पोजीशन पर एडेनिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 5th पोजीशन पर इस पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये है 4 और यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है 5th पोजीशन पर और इससे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये बात हुई नाइट्रोजनस बेसिस की। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? हीट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसके साथ जब शुगर जुड़ जाती है तो ये बना लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब इस शुगर के साथ साथ इसमें फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हो जाता है तो ये बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन सी पोजीशन पर जुड़ा होता है? 1st पोजीशन पर शुगर के नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है जबकि 5th पोजीशन पर यहाँ पर हमें फॉस्फेट दिखाई देता है। तो ये हो गए नाइट्रोजनस बेसिस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे अमाइनो एसिड, उसके बाद लिपिड्स और यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स बुक में दिए गए हैं। इसके बाद इनके डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की भी बात की गई है। तो आगे आने वाली वीडियो में इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।